आइए, 3 क्लास पढ़ के आप लोग थक गए होंगे। थोड़ा सा एसी चल गया। रुको रुको रुको, तो लाइट जलाना पड़ेगा रे। रुकिए रुकिए। तीन क्लास पढ़ के आप लोग थक गए होंगे, तो सोचा थोड़ा आरती उतार दूं। ओम जय जय बायो देवता, हम बिना बुद्धि के पढ़ता, बिना दिमाग के सवाल सॉल्व करता। ओम जय जय बायो देवता, जहाँ 2 लाइन गणित आ जाता, हम किताब बंद करके बायो यो पढ़ता। ओम जय जय बायो यो देवता, बिना बुद्धि के हम पढ़ता, बिना न्यूमेरिक बिना दिमाग के ही सवाल सॉल्व करता। ओम जय जय बायो यो देवता, हम बिना बुद्धि के पढ़ता, बिना दिमाग के सवाल सॉल्व करता, जहाँ 2 लाइन गणित आ जाता, हम कॉपी बंद करके भाग जाता। ओम जय जय बायो देवता। चलिए देख 3 क्लास पढ़ के बायो यो थक गया होगा, तो सोचा आरती उतार दो थोड़ा। चलो, तो यहाँ पे मैं तेरी आरती उतारने नहीं आया हूँ, तेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है। अब थोड़ा सा यहाँ से फिजिक्स का कंसेप्ट आपको समझाना है। फिजिक्स का क्या कंसेप्ट समझाना है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये जलता हुआ लौ आपको दिख रहा है, और मान लीजिए कि ये आप है, माचिस की तीली टाइप। अगर मैं आपको उठा के धीरे 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 इसके पास लाता जाऊं, तो क्या होगा? मान लो यहाँ से यहाँ मैं पास लाया, तो बताओ क्या होगा? सर तरफ होगा, आग के पास ले जाएंगे तो जलन महसूस होगा। और थोड़ा पास ले जाऊं तो सर और खलबलाहट होगा। और पास ले जाऊं तो सर बौखलाहट होगा, एकदम बढ़ जाएगा। और पास ले जाऊंगा तो सर, और पास ले जाओगे तो एकदम तिलमिला जाएंगे, ऐसे ऐसे होगा। अब मैं आपसे पूछूं, जब मैं आपको इसके पास लाया, तो आपने जो ये तरपाहट, तर्पण और घबराहट और बौखलाहट थी, उसकी कोई डायरेक्शन थी क्या? अगर मैं सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बात करूं, क्या उसके पास कोई डायरेक्शन थी तुम्हारे घबराहट और बौखलाहट की? फील करने की कोशिश करना। ये थोड़ा सा फिजिक्स का कंसेप्ट है, मैं यहां से रिलेट करूंगा चीजों को, आपको समझ भी आएगा। न्यू स्टूडेंट सर आरती उतार दो। देखो, फील करना कि ये तुम हो, ये तुम हो, क्या हो, कौन हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो। और तुम्हारा मुंडी पकड़ के जबरदस्ती मैं इसके पास लाऊं, और बहुत बड़ा मसाल जल रहा है, मान लो ये बहुत बड़ा मसाल जल रहा है, और मैं तुम्हारी मुंडी पकड़ के धीरे 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 इसके पास लाऊं, तो तुम्हारी फीलिंग कैसी होगी? सर बहुत दूर अगर हो, बहुत दूर, अगर इतना दूर हो, इतना दूर हो, देख लो इतना दूर हो, और इतना दूर से अगर थोड़ा पास लाओगे, तो हल्का सा थोड़ा हीटनेस महसूस होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर और पास लाऊं तो थोड़ी दिक्कत बढ़ेगी, और पास लाऊं तो दिक्कत बढ़ेगी। सोच सोच, और पास लाऊं तो दिक्कत बढ़ेगी, और पास लाऊं तो दिक्कत बढ़ेगी, और एकदम ही एकदम एकदम पास रख दूं तो यो 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 यो, पता कैसा महसूस होगा? घबराहट, तलमलाहट। और अगर मैं यहां से पास लाके और अचानक से छोड़ दूं तो क्या होगा? खुद कमेंट करके बता। अगर मैं तुम्हें यहां पर पास में लाके छोड़ दिया तो सर हमारा जीवन वैसे ही बर्बाद, हम कूद जाएंगे। सर नहीं कूदेगा तो नहीं, क्या होगा? बता बता क्या होगा? ऐसे भागेगा, वापस भागेगा कि नहीं भागेगा? जय जय बायो देवता, हम बिना बुद्धि के पढ़ता, बिना दिमाग के सवाल सॉल्व करता, जहां 2 लाइन गणित आ जाता, हम कॉपी का बंद करके भाग जाता। जय जय बायो देवता। तो आप सभी बायो का बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्लीज। खत्म, बाय बाय, मौत मौत का खेल होगा यहाँ पे आज। तो सुनिए ध्यान से, सेम टू सेम जो आपने देखा ना, वैसा ही चार्ज के साथ होता है। सर कहां पे वैसे चार्ज के साथ होता है? देखो, मान लो ये एक फिक्स्ड पॉइंट चार्ज है। क्या है? यहां पर ध्यान से देखना, फिक्स्ड पॉइंट चार्ज Q है, और इस फिक्स्ड पॉइंट चार्ज के आसपास इसके खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हाँ सर, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में
एक पॉजिटिव क्यू चार्ज को, देखिए यहां पे कौन सा चार्ज है, ये ए पॉइंट है मान लीजिए, यहां से एक पॉजिटिव क्यू चार्ज को मैं धीरे 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 अगर उठा के इस तरफ ले जाऊं, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू के पास ले जाऊं, इस छोटे से स्मॉल क्यू को, तो ये नहीं जाना चाहेगा, मुझे जबरदस्ती धक्का मार के ले जाना चाहेगा। जैसे मसाल जल रहा था और मैं तुम्हें अगर लाना चाह रहा था, धीरे 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 लाना चाह रहा था, तो क्या मुझे तुम्हें जबरदस्ती धक्का देके लाना पड़ रहा था? हाँ या ना में बताओ, क्या मुझे जबरदस्ती धक्का मार के लाना पड़ रहा था? हाँ सर, धक्का मार के लाना पड़ रहा था, खुद ब खुद थोड़ी ना आ जाएंगे, बोलो हाँ कि ना। बोलो, खुद आ जाओगे कि धक्का मार के लाना पड़ेगा? सर धक्का मार के लाना पड़ रहा था, हम खुद नहीं आएंगे। इसी तरीके से हमको एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के, देखो ध्यान से, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के धीरे धीरे इसको धक्का मार के इस चार्ज की तरफ ले जाना पड़ेगा। और हम धीरे धीरे अगर इसको धक्का मार के ले जाएं, स्लोली धक्का मार के ले जाए, तो जितना एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा वो कहां जाएगा? सर वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस क्यू, इस पर आगे की तरफ लग रहा होगा फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव होगा जो आगे की तरफ लग रहा होगा। हाँ सर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव होगा जो आगे की तरफ लग रहा होगा। जबरदस्ती मैं इसको धक्का मार मार के पीछे की तरफ लाऊं तो मुझे वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगेंस्ट। तो मैं एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगेंस्ट, तो इसमें मेरे एक्सटर्नल एजेंट के वर्क के बराबर इस प्लस क्यू में एक एनर्जी इकट्ठा हो जाएगी जिसको कहेंगे हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे इसको मैं पास लेता जाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा। हाँ सर, बी पे ज्यादा होगा क्योंकि पास ले जाओगे तो इसमें तलवलाहट घबराहट बढ़ जाएगा। और जैसे मैं यहां पे प्लस क्यू चार्ज को लाके छोड़ दूं तो क्या इस इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से वापस से पीछे भागता? हाँ, हम कहते हैं इस एनर्जी स्टोर हो गई। इसमें कितना एनर्जी स्टोर हो गई? जितना मैं इसको धीरे 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 आगे ले जाने में वर्क कर रहा था, मेरे एक्सटर्नल एजेंट के वर्क के जस्ट बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया। मेरे एक्सटर्नल एजेंट के वर्क के जस्ट बराबर आया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक के निगेटिव वर्क डन के बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया। ये दोनों फॉर्मूला सही है कि हाँ, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क करता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव का निगेटिव वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होता है और एक्सटर्नल का पॉजिटिव वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होता है। बताइए हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। ये लिखना है? नहीं, ये तो ऐसे ही पढ़ा रहा हूं, टाइम पास कर रहा था। भकलो थे। बताओ ये फील आया कि नहीं? पूरी फील से आप समझ पाए कि नहीं? अब ऑब्वियस सी बात है, मान ले एक प्लस क्यू यहां पर चार्ज है और तू एक स्मॉल क्यू चार्ज को उठा के यहां पे ला के रख देगा। भाई साहब, इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही तुम यहां पे ला के छोड़ोगे, ला के यहां से रिलीज करोगे, वापस से तुरंत भागेगा। कैसे भागा? उसमें कोई एनर्जी थी ना। जैसे एम मास को धीरे धीरे मैं यहां रख के छोड़ दूं तो अचानक से नीचे भागता है कि नहीं भागता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हुई? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर हुई। क्या आप लास्ट लेक्चर देख के आए हैं? तभी आपको समझ आएगा। क्या आप लास्ट लेक्चर देख के आए हैं? नहीं समझ में आया? देख बेटा, ठीक है, थोड़ा खुद भी कोशिश करना होता है बेटा। खुद भी कोशिश करेगा ना, समझ में आएगा। एक बात बता, ये ग्राउंड है। हाँ सर, ये ग्राउंड है। यहां पे m मास पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है। हाँ, अगर मैं इसको अगेंस्ट में ऊपर उठा के धीरे धीरे यहां लाके छोड़ दूं तो क्या जितना ऊपर ले जाऊंगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है? हाँ सर, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। और यहां पे लाके छोड़ दोगे, अचानक से नीचे भागेगा। देखो नीचे भागेगा। यहाँ पे है, इसको यहाँ पे ला के मैं छोड़ दूंगा तो क्या होगा? नीचे भागेगा। हाँ सर, क्यों नीचे भागा? क्योंकि उसमें एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। उसी तरीके से ये एक फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इस स्मॉल क्यू चार्ज को अगर मैं यहां से यहां तक उठा के धीरे धीरे लाता हूं, अगर यहां से यहां तक उठा के धीरे धीरे लाने में जितना वर्क हुआ है एक्सटर्नल एजेंट का जितना वर्क हुआ है, इस चार्ज के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है।
ये वर्क एनर्जी पावर में पिछले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है, ये पूरा रिवीजन खुद कराई है, तुम्हारे सर पे नहीं छोड़ा कि तुम रिवीजन कर लो, ये रिवीजन खुद कराई है। ये रिवीजन क्या कराई है? खुद कराई है आपको पूरा रिवीजन। और जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है वो माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। किसी भी चीज को देखने का दो मेथड है, एक फोर्स मेथड, एक एनर्जी मेथड। एक फोर्स मेथड, एक एनर्जी मेथड। ठीक है, चलिए चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दूं। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मेरा नाम डॉक्टर MR सर है और आज ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम आज होमवर्क करेंगे, लास्ट लेक्चर का क्या करेंगे? होमवर्क करेंगे और फील ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझेंगे। तो चलिए पहले आपको मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश करी है, लास्ट क्लास का होमवर्क करा देता हूं। ये लास्ट क्लास का होमवर्क है, चलो। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E will have minimum potential energy when angle made by the dipole moment with the field is। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E रहा, ये इसमें किसी डाइपोल को रखेंगे थीटा एंगल पे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -PE cos थीटा। जब थीटा को 0 डिग्री रखोगे ना बेटा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आता है बताओ? cos 0 1 हो जाएगा -PE। पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव मतलब कम है। पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर होता है, उसमें प्लस माइनस का मतलब ज्यादा कम होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। जब भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में ज्यादा कम हो तो वो क्या होता है, प्लस माइनस हो, उसका मतलब वो ज्यादा कम होता है। ठीक है, थीटा अगर 90 डिग्री है तो cos 90 0 हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। और थीटा अगर 180 डिग्री है तो आप रखेंगे u बराबर cos 180 -1 माइनस प्लस पी। ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है 180 डिग्री पर और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है 0 डिग्री पर। ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, 0 डिग्री पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। कितना मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है? -P, 0 नहीं, 0 डिग्री पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा -P। और 0 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। किसी भी चीज की एनर्जी तभी कम होती है जब वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, स्टेबल हो जाता है, और ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितने डिग्री पर है? 180 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? 180 डिग्री पर है, और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। एक नॉर्मल कंसेप्ट मैं समझाता हूं, एक फील मैं पहले ही बता देता हूं, इस चैप्टर में बहुत काम आएगा। बिना प्लस माइनस देखे, बिना मैथमेटिक्स के, डायरेक्ट टू बायो वाली बुद्धि MR स्टार लगा के आंसर निकाल सकता है। क्या? ध्यान से सुनना। पूरे यूनिवर्स में जो काम खुद होता है, खुद ब खुद हो रहा है, जिसको तुम्हें नहीं करना पड़ रहा है, मतलब हम नहीं है, खुद ब खुद हो रहा है। जो काम खुद होता है नेचुरली, मतलब खुद मतलब नेचुरली होता है, जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल ऑलवेज डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। अब ये कैसे पता चलता है सर खुद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जैसे मान लो एक m मास का ऑब्जेक्ट है। अब मैं अगर इसको छोड़ दूं, रिलीज कर दूं या छोड़ दूं हवा में, तो होना क्या चाहिए? ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरना चाहिए अपने आप, कि ऊपर जाना चाहिए? सर वैसे तो ये नीचे गिरना चाहिए। अगर किसी चीज को छोड़ दोगे खुद वो क्या होगा? जैसे मैं m मास को छोड़ दूं तो खुद से वो क्या करेगा? नीचे गिरेगा। तो अगर ये फॉलिंग डाउन मतलब नीचे गिर रहा है, वेलोसिटी नीचे है, तो इस केस में इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी घटती है। थोड़ी भी ग्रेविटेशन आपने पढ़ी है तो बताइए। जमीन से जितना ऊपर होता है पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है, नीचे होता है पोटेंशियल एनर्जी कम होता है। एम मास को अगर मैं ऊपर जा रहा है, मूविंग अपवर्ड, तो भाई खुद से तो मास का नेचुरल फेनोमेना क्या है? नेचुरल टेंडेंसी क्या है? नीचे गिरना। किसी भी चीज को छोड़ेंगे नीचे गिरेगा। हाँ सर, अगर ये मूविंग अपवर्ड है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। क्या बात कर रहे हो? हाँ। और सर इलेक्ट्रोस्टैट, आई दादा एकदम धुआं कर दूंगा अभी तो, देख कंसेप्ट तो। अब बिना पढ़े, बिना मैथमेटिक्स लगाए, बिना फॉर्मूला के सवाल देखना। ये नीट का पूछा हुआ सवाल है और लोग इसको फॉर्मूला से करते हैं। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, मूविंग अवे
फ्रॉम ईच अदर, मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। सर लेकिन ये तो अट्रैक्ट करेंगे। हाँ अट्रैक्ट करेंगे, तो दूर कैसे जा रहे हैं, किसी ने फेंक दिया होगा, स्पीड दी होगी। मूविंग अवे, ये दिया हुआ है, उस पर सवाल नहीं करना कि क्यों जा रहा है। मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ये नीट का पूछा हुआ सवाल है मालिक। देन पोटेंशियल एनर्जी विल, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल, मतलब इन दोनों के सिस्टम का, ऑफ सिस्टम, यस सिस्टम, सिस्टम मतलब इन दोनों का मिला के जो सिस्टम बन रहा है, दोनों का मतलब नेट बिल, ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज। तुक्का मत लगाना। तुम्हें क्या दिया हुआ है सवाल में, जो दिया हुआ है पहले एक्सेप्ट करो। ये नहीं पूछना कि वो कैसे हो रहा है, वो दूर जा रहे तो जा रहे हैं। एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, देखो ई प्लस और ई माइनस, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। एक दूसरे से कहां जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो आपसे पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। ठीक, 45 सेकंड का समय देता हूं आपको, कम ऑन, आराम से करिएगा, कोई जल्दीबाजी की वाली बात नहीं है। कोई जल्दीबाजी वाली बात नहीं, आराम से करिए। क्या लग रहा है, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? चलिए देखते हैं। तो देखो, वैसे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नेचुरली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो खुद से मतलब कोई बिना एक्सटर्नल इफेक्ट के अगर मैं रख दूं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को, होना क्या चाहिए सर, पास आने चाहिए। लेकिन ये पास आ रहे हैं क्या, नहीं, दूर जा रहे हैं। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये जो होना चाहिए वही हो रहा है, नहीं उल्टा हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो अट्रैक्ट करने चाहिए सर, दूर कैसे जा रहे हैं। अबे किसी ने पकड़ के फेंक दिया होगा दूर, तो बताओ क्या होगा सर, ए सर। 70% लोगों ने सही बोला है, बाकी 30% के दिमाग में भूसा भरा हुआ, अभी बायोलॉजी गधेरा कहीं का। क्या, कहां से भूसा निकालूं भाई साहब, क्या करूं, नहीं आया समझ में। बिना बिना चैप्टर पढ़े चैप्टर के मिड में जो सवाल आता है वो करा दिया और 70% लोगों को समझा दिया। ये है मार। ये चैप्टर के मिड में कंसेप्ट आता है, सवाल आता है। चल, इंक्रीज होगा सर, हाँ बेटा इंक्रीज होगा, चैट तो चल रही है, इंक्रीज होगा। सर थोड़ा मेच्योर एक्ट किया करो, फालतू ड्रामा नहीं किया करिए प्लीज। प्रिंस कुमार कोई बात नहीं बेटा, मत पढ़ो ना, जरूर थोड़े मेच्योर टीचर ढूंढ लो, बढ़िया टीचर ढूंढ लो। यहाँ पे समझाया है कंसेप्ट कि पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज के, एक पॉजिटिव चार्ज के पास में अगर किसी पॉइंट पॉजिटिव चार्ज को ले जाते हैं, तो जितना पास ले जाते हैं उसमें उतना एनर्जी इकट्ठा होती है, और जितना पास ले जाके छोड़ेंगे उतना तेजी से वापस भागेगा। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैं थोड़ा पास रखूं और छोड़ दूं तो धीरे धीरे भागेगा, और पास रख के छोड़ू और तेज भागेगा, और पास रख के छोड़ू और तेज भागेगा, और पास रख के छोड़ू और तेज भागेगा, है ना। कोई बात नहीं, होते हैं बेटा, कोई बात नहीं। तो एक काम कर बेटा प्रिंस कुमार, तू मेरे से मत पढ़, अभी लक्ष्य 2.0 बैच आएगा, वहां से पढ़ लेना, मेच्योर टीचर ढूंढ ले बेटा। हम सीरियसली क्लास करते, तो मैंने तेरा क्या मजाक कर लिया मैं यहाँ पे, साला स्पैमर है ये, सीरियसली क्लास करता है। मेरे क्लास में नीट की कसम है प्रिंस, तू मत पढ़, क्योंकि मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मेरा तरीका ऐसी है। बंद क्लासरूम में ना पढ़ाना क्या बात होती है ना, कभी भी अपने बाप को घर में मत सिखाना, है ना। घर में पापा को सजेशन मत देना ऐसे उल्टा सीधा। पहली बात तो ये सुन, बंद क्लासरूम में ना कुछ नहीं है, सामने कुछ नहीं, फिर भी पढ़ा रहा है टीचर, और 1 घंटे 2 घंटे नहीं, 20-20 घंटे खड़ा होकर यहाँ पे पढ़ा देता हूँ और सामने कुछ नहीं। औकात है? कोई बात नहीं बेटा, तू मत पढ़, आराम से जाके टाइमिंग कर, और नहीं तो दूसरे टीचर से पढ़ ले।
ए आंसर होगा बिल के। अरे नॉन यूनिफॉर्म समझाऊंगा, इंक्रीज होगा क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड, बिल्कुल सही है। नेचुरली अकरिंग फिनोमेना नहीं है, इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही इंक्रीज होगा। ये आईडी देता तो पता नहीं, एक तो ये पता नहीं, ऑनलाइन टीचिंग बहुत मुश्किल है यार। मतलब बच्चे के मन में जो आता है वो बोल सकता है, ऑफलाइन में किसी की हिम्मत है टीचर से बदतमीजी करने की? सब टीचर एक जैसा नहीं होता है, बात मानो, सब टीचर एक जैसा नहीं होता है, सब में कुछ कमी होती है। हाँ नहीं हूं मैं सीरियस, जहां पे आपको सीरियसनेस मिले वहां पढ़ लीजिए। हर टीचर, हर बच्चे का, अच्छा छोड़ ना, हर इंसान का हर इंसान से फ्रीक्वेंसी मैच करता है क्या? नहीं करता है। अलग अलग टीचर का अलग अलग, बच्चे का अलग अलग टीचर से फ्रीक्वेंसी मैच करता है। तभी तो क्लास में बैठा होगा प्रिंस, बात अच्छे से समझा रहा हूं। तो प्लीज क्लास से चला जा और जो टीचर तुम्हें अच्छा लग रहा हो उससे आराम से पढ़। मैंने कुछ ऐसी चीजें तो नहीं करी जिससे, नहीं समझाने के लिए लाया था। ये समझाने के लिए सबसे पहले सोचना होता है कि पोटेंशियल का फील कैसे दिलाए, पोटेंशियल एनर्जी का फील कैसे दिलाए। वो डायरेक्शन नहीं होती पोटेंशियल एनर्जी में, सिर्फ बेचैनी होती है, सिर्फ एक अंदर में इकट्ठा होता है तरफ। तो जितना पॉजिटिव चार्ज के पास, एक पॉजिटिव चार्ज को लेके जाऊंगा, जितना पास ले जाऊंगा उसमें उतनी ज़्यादा एनर्जी इकट्ठा होगी। जैसे एक जलती हुई मसाल के पास अगर तुम्हें लेके जाऊं, जितना पास ले जाके छोड़ूंगा ना उतनी द्रुत गति से भागेगा पीछे। जैसे मान ले मसाल जल रहा है, यहाँ से छोड़ूंगा तो धीरे धीरे भागेगा, यहाँ छोड़ूंगा और तेज भागेगा, यहाँ से छोड़ूंगा और तेज भागेगा। तो वही एक एनर्जी इकट्ठा होती है। ठीक है, चल। तो कितने लोगों को समझ आ गया बता दीजिए एक्चुअल में क्या है, हो क्या रहा है बेटा समझना। ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो एक दूसरे की तरफ आना चाहिए नेचुरली, बिना किसी एक्सटर्नल इफेक्ट के। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, दूर भाग रहे हैं। दूर कैसे भाग रहे हैं, कैसे दूर भाग रहे हैं? तो भाई किसी ने पकड़ के उसको फेंक दिया होगा। तो ये नेचुरल फिनोमेना तो नहीं है कि दो अपोजिट नेचर के चार्ज दूर भागे, दो अपोजिट नेचर के चार्ज अट्रैक्ट करते हैं लेकिन फिर भी दूर भाग रहे हैं। फील आई इस बात की? चल एक सवाल और कराता हूं, शायद तू समझ जाएगा। मान ले एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा भी इलेक्ट्रॉन ही है, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन ही है, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। टू इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। टू इलेक्ट्रॉन्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। सीरियस साला स्पैमर, इतने गधे होते हैं आज बेटा। देखो कुछ अच्छा पढ़ाओ तो भी कुछ लोगों को दिक्कत है, अच्छा एफर्ट्स मारो तो भी कुछ लोगों को दिक्कत है, अच्छे क्वेश्चंस बना के दो तो भी दो कुछ लोगों को दिक्कत है। 55 क्वेश्चन के आसपास मैंने एक बढ़िया सवाल का फॉर्मेट बनाया। जिनको बोर्ड की तैयारी करनी है सवाल मत करना, असाइनमेंट मत करना। जिनको ढंग से पढ़ना है, अच्छा एक्सेल करना है, स्पैमर के लिए नहीं है वो, और कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। बढ़िया 55-60 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट बनाया है, वो आप करिएगा, आपको मिल जाएगा। टू इलेक्ट्रॉन आर मूविंग। आपको लग रहा होगा कि सर छोड़ो ना, कैसे छोड़ दूं यार, गाली खाने के लिए थोड़ी ना इतना मेहनत करते हैं। गाली खाने के लिए थोड़ी ना यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, गाली खाने के लिए थोड़ी ना बिना पेन के पढ़ाते हैं, गाली खाने के लिए थोड़ी ना 20 घंटे खड़े रहते हैं और बाद में सुन लो कि नौटंकी कर। टू इलेक्ट्रॉन मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी, ऑप्शन ए इंक्रीज, और डिक्रीज। चलिए बताइए।
चलिए, तो यहां पे क्या हो रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन्स है। अब सिंपल सी बात है कि ये एक इलेक्ट्रॉन्स है, हर सारे इलेक्ट्रॉन है, और ये भी इलेक्ट्रॉन है। अभी दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, तो रिपल्सन से दूर भागना चाहिए। तो नेचुरली अगर मैं यहां पे सॉल्यूशन लिखूं नेचुरली दे विल रिपेल इच अदर, naturally they will repel each other, but moving towards, due to a repulsion, naturally they will repel each other. Hence by itself they must, अरे भाई कितनी जोरदार अंग्रेजी, they must move away। पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ यहां पे लिख रहा हूं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ आएगी कि मैं लिख रहा हूं, जो सिचुएशन वो पूरा लिख रहा हूं। देखो, नेचुरली मतलब खुद से, दे विल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे से रिपेल करते, इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, सेम चार्ज है। हेंस बाय इटसेल्फ, खुद से, दे मस्ट मूव अवे, वो एक दूसरे से दूर जाने चाहिए। बट हेयर मूविंग टूवर्ड्स, हेंस इट here must be some external agent यहां पे होगा जो ये काम कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन रिपेल करके दूर भागेंगे, लेकिन कोई होगा जो इसको पास ला रहा होगा। तो जबरदस्ती कर रहा है ना कोई, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये आंसर होगा। चलिए देखिए एक बार, चलिए देखो बेटा, अभी भी मैं कह रहा हूं 11th मैंने आपको नहीं पढ़ाया, आपको किसी और टीचर से फ्रीक्वेंसी मैच है, आपको किसी और टीचर से पढ़ना है तो आप दूसरा बैच ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरे बैच में चले जाइए प्लीज़। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, और मैं अपने आप में बहुत सफिशिएंट हूँ, क्योंकि मैंने बहुत रिजल्ट दिए हैं। मैं रिजल्ट के लिए पढ़ाता हूँ, कंटेंट के लिए जाना चाहता हूँ। सबकी पढ़ने की औकात नहीं होती है मेरे से, और इस बार भी रिजल्ट आएगा तो दिखा दूंगा, उस दिन चीख चीख के चिल्लाऊंगा, ठीक है, उस दिन दिखाऊंगा अपनी औकात, ठीक है। तो बाकी आपको कहीं और पढ़ना है तो आप प्लीज़ जाके उन टीचर से पढ़ सकते हैं। नो हेट फॉर एनी टीचर्स, नथिंग एल्स। सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों का, आपको जहां मन है वहां पढ़िए, ठीक है। चलिए, समझ में आया, ये इंक्रीज होगा, समझ में आया। हाँ भाई, लिखना है, क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये लिखना है क्या संगीता यादव, यार कौन से बैच में आ गया मैं यार। तो ये फालतू में पढ़ा रहा हूँ, ये लिखेगा नहीं तो ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये तो, अल्लाह तुमसे ज्यादा खराब बैच आज तक नहीं देखा मैंने यार, क्या करूँ, ठीक है। ये क्यों पढ़ाया, ऐसे ही ये सवाल कराया, ये फ्री में बोल रहा हूँ, नीट का पूछा हुआ सवाल है, ये लिखने के लिए तो कराया है, बिना लिखे नीट पास करेगा क्या। कौन, चलो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चलिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द लाइन। नॉर्मल मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर को बोलते हैं 90 डिग्री पर ना, नॉर्मल उसी का दूसरा नाम है। ऑर्थोगोनल भी इसी को बोलते हैं, ठीक है, ऑर्थोगोनल भी इसी को बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, देन वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग थ्रू एट एंगल 180 डिग्री। इसको 180 डिग्री से घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और डाइपोल ऐसे रखा है P इनिशियली,
और इसको 180 डिग्री से घुमाना है, मतलब ऐसे कर देना है, तभी तो 180 हुआ। देखो इससे 180 डिग्री मतलब जस्ट अपोजिट। हाँ सर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जरा बताना क्या होगा, 0 90 डिग्री पे, और 270 डिग्री पे भी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0। वर्क डन टू डिफ्लेक्टिंग इट थ्रू एन एंगल ऑफ 180, थ्रू एन एंगल मतलब 180 डिग्री से घुमाया है। वर्क डन डिफ्लेक्टिंग टू 180 डिग्री नहीं है, फिर अंग्रेजी के भिखारी मत बनिए प्लीज। ऐसा नहीं लिखा है कि इलेक्ट्रिक देन फाइंड वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग टू 180 डिग्री। डिफ्लेक्टिंग टू 180 डिग्री नहीं है, मतलब 180 डिग्री पर नहीं लेके गया है। अंग्रेजी के भिखारी मत बनिए प्लीज। अरे दादा, हाय हाय। चलो मैं पोल क्रिएट करता हूं, एक बार देखता हूं क्या करते हो तुम। आंसर करना जरा आंसर। थ्रू का मतलब होता है 180 डिग्री से घुमाया है। तो वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जब कुछ नहीं लिखा है तो एक्सटर्नल का वर्क निकालेंगे, ये मैंने बताया था। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बोलिए क्या होगा, 0, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 मतलब टोटल 0। चलिए चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 72% लोगों ने डी दिया, 16% लोगों ने ए दिया, पहले ए ही दे रहे थे। लैंग्वेज को समझो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द लाइन ऑफ फोर्स, नॉर्मल टू द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल। देन फाइंड वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग इट थ्रू एन एंगल 180 डिग्री। तो यहां से इसको 180 डिग्री से घुमाने में कितना वर्क होगा। थ्रू 180 डिग्री मतलब जहां है वहां से 180 डिग्री घुमाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी is lying along the uniform electric field E. Lying along the uniform electric field E. The work done in rotating the dipole by 180 डिग्री। ये सवाल बढ़िया, ये सवाल बढ़िया। यहां पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल P is lying along the uniform electric field, along the uniform electric field. Then work done in rotating the dipole by 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री से घुमा दिया, मतलब पीछे कर दिया। ये तुम्हारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस पी 0 डिग्री पर, और थीटा 180 डिग्री पे हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, प्लस पी। किसका वर्क पूछा है, सिंपल वर्क लिखा है, द वर्क डन। यहां पे ये नहीं लिखा कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एलिमेंट, सिंपल लिखा है। तो वर्क बराबर हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बोलिए माइनस पी, सॉरी पी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, पी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ minus p, 2p is answer, third answer. Next देखिए, electric dipole is along the uniform electric field is deflected by 60 degree, by 60 degree मतलब 60 डिग्री से घुमा दिया। electric dipole is lying along, along का मतलब होता है कि एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। lying along का मतलब एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। इट इज डिफ्लेक्टेड बाई 60 डिग्री, 60 डिग्री घुमाया। देन वर्क डन बाई एजेंट इज इतना, अच्छा वर्क एजेंट दे दिया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया, एजेंट ने इतना वर्क किया 60 डिग्री से घुमाने में। द वर्क डन बाई एन एजेंट इफ इट इज डिफ्लेक्टेड बाई 30 डिग्री फर्दर, 30 डिग्री और घुमाया, फर्दर मतलब वहां से, डिफ्लेक्टेड बाई 30 डिग्री फर्दर मतलब 0 से 30 नहीं, फर्दर 30 डिग्री मतलब वहां से 30 पे घुमाया, तो वर्क कितना होगा। ये अच्छा सवाल हो गया। इसमें कैसे सवाल सॉल्व करेंगे, इसमें लिखेंगे केस 1, केस 1, इसमें लिखेंगे केस 1। केस 1 में थीटा इनिशियल है 0 डिग्री, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना होगा, माइनस पी, और फिर थीटा 60 डिग्री पे ले गया, तो 60 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे आप माइनस पी ई कॉस 60, कॉस 60, तो ये हो जाएगा माइनस पी ई कॉस 60 की वैल्यू होगी हाफ। ये हो गई तेरी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गई तेरी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये तेरी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी।
तो वर्क डन बराबर क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस पी बाई टू, माइनस फॉर्मूले का, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस पी। ध्यान से देख, ये माइनस माइनस प्लस पी हो जाएगा, प्लस पी से पी बाई टू घटाएगा तो ये हो जाएगा तेरा पी बाई टू। ये तेरा वर्क आ गया, और यही वर्क की वैल्यू उसने दी है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, यही दिया है। ठीक है सर, यही दिया है। केस 2 में देखो, केस 2 में देखो, केस 2 में क्या होगा कि इनिशियल थीटा है तेरा 60 डिग्री, फर्दर 30 डिग्री घुमाया, तो 60 डिग्री से फर्दर 30 डिग्री, और फाइनल कितना होगा, 60 डिग्री था, वहां से 30 डिग्री घुमाया तो 90 डिग्री होगा। हाँ सर, तो यहां पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया तुम्हारा माइनस पीई कॉस 60, कॉस 60 होता है बेटा हाफ पी बाई टू, कॉस 60 की वैल्यू नहीं पता होगी कई लोगों को, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 90 डिग्री पे होगा 0। तो वर्क बराबर आ गया आपका वर्क बराबर फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल 0 माइनस ऑफ माइनस पीई बाई टू, तो ये सिंपल आ जाएगा पी बाई टू। ओहो, ये तो सेम आ गया भाई साहब, सेम पी बाई टू, ये भी पी बाई टू और वो भी पी बाई टू, तो एकदम सेम आ गया। क्या चौथा आंसर होगा, देखिए जरा, मैं अगर ठीक कह रहा हूं तो 0 से 60 तक घुमाने में जितना वर्क हुआ है, 60 से 90 में उतना ही वर्क हुआ है। 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16, अच्छा 16 है ये, 19 है। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा बढ़िया सवाल होगा, चलिए थोड़ा बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, इन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल मतलब टॉर्क, व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड अगेंस्ट टुवर्ड्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पे सबसे ज्यादा टॉर्क लगता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर टॉर्क मैक्सिमम होता है। मोमेंट ऑफ कपल मतलब टॉर्क, मोमेंट ऑफ कपल मतलब टॉर्क। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अलोंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज डिफ्लेक्टेड बाय 60 डिग्री, वर्क डन इज इतना, वर्क डन अगेंस्ट इट डिफ्लेक्टेड बाय 30 डिग्री फर्दर, ये तो कर लिया, उसी सवाल को दोबारा लिख दिया, है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये बढ़िया सवाल है। हालांकि हम कर चुके हैं लेकिन लैंग्वेज नया लिखा है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अनस्टेबल मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 180 डिग्री, तो ये तो कर लिया हमने ऑलरेडी डन, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस पी और वहां पे होगा प्लस पी, ये तो पहले ही कर चुके हैं। स्टेबल मतलब 0, अनस्टेबल मतलब 180। वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू 60 डिग्रीज √3 जूल, देन फाइंड एक्सटर्नल टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द डाइपोल एट दिस पोजीशन। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ आस्क्ड 3 टाइम्स इन नीट, सेम क्वेश्चन 3 बार नीट में पूछा है पिछले 15-20 साल में, अलग अलग लैंग्वेज से, और सेम कंसेप्ट मैग्नेटिज्म में भी आता है, वहां भी। चलिए देखिए, वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू 60 डिग्री, ये क्या लिखा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू 60 डिग्री, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब इनिशियल थीटा तुम्हारा 180 डिग्री है चाचा, और वहां से तुम्हारा फाइनल एंगल है 60 डिग्री। वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम अनस्टेबल टू 60 डिग्री, अनस्टेबल मतलब 180 डिग्री पे होता है, पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा प्लस पी
ये निकाल लो ना, माइनस पी कॉस 180 डिग्री पे प्लस पी होता है, और फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा माइनस पी कॉस 60। कॉस 60 आएगा हाफ, तो ये हो जाएगा माइनस पीई बाई 2। क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है क्या? हाँ। अब इसमें वर्क डन टू रोटेट लिखा है, कौन वर्क कर रहा नहीं पता, सिंपल लिखा है वर्क डन टू रोटेट, सिंपल लिखा है वर्क डन टू रोटेट, तो क्या लिखोगे? वर्क बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क कितना है? एक्सटर्नल फोर्स का वर्क कितना? √3 जूल। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क है √3 जूल बराबर फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल इज माइनस पीई बाई 2, माइनस पीई बाई 2 माइनस ऑफ इनिशियल पोटेंशियल इज जस्ट पीई। ओके ओके, तो माइनस पी बाई 2 माइनस पी कितना हो जाएगा? माइनस 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 3 पीई बाई 2। सिंपल एलसीएम ले ले चाचा, 2 एलसीएम लेगा, 2 यहाँ चला जाएगा, नीचे 2 एलसीएम लेगा, नीचे कुछ नहीं था, 2 यहाँ पे, माइनस 2 पी माइनस 3 पी बाई 2 इज इक्वल टू √3 जूल। ये तुम्हारा एक इक्वेशन बना। अब कह रहा है कि इसी 60 डिग्री पर इतना वर्क हुआ, एक्सटर्नल टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द डाइपोल दिस पोजीशन। इसी पोजीशन पे डाइपोल को रखने के लिए एक्सटर्नल टॉर्क कितना चाहिए? तो उस पोजीशन पे डाइपोल को रखने के लिए जो एक्सटर्नल टॉर्क चाहिए, टॉर्क होता है पी साइन थीटा। हाँ सर, तो पीई कॉस 60 डिग्री, क्या कॉस 60 डिग्री, यही होगा? हाँ सर। पीई की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? वैल्यू अगर देख तो पीई की वैल्यू को क्या लिख सकता है? पी की वैल्यू को लिख सकता है, ये 2 उधर जाएगा, 2√3 बाई 3, ये 3 नीचे, 2 ऊपर, 2√3, 3 नीचे, तो ये हो जाएगा 2√3 बाई 3 इंटू कॉस 60 डिग्री होता है √3 बाई 2। तो ये √3 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 न्यूटन मीटर। माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा था, कम को बता रहा था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखोगे 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर इज योर करेक्ट आंसर। टॉर्क में साइन आता है ना, माइनस नहीं लेंगे ना बेटा, माइनस ले भी लेगा तो ले भी ले, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बस मैं बता रहा हूं कि मैग्नीट्यूड, सवाल में मैग्नीट्यूड ही पूछेगा। अच्छा सवाल था, ठीक है। चलिए देख, डाइपोल इज रिलीज फ्रॉम एन एंगल थीटा फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फाइंड टाइम व्हेन इट बिकम्स पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी गुड, ये है एमआर स्टार लेवल। मैंने खुद लिखा इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, मजा जाएगा करने में। आपको 4 ऑप्शन में देता हूं, साइन 60 है, ये साइन 60 √3 बाई 2 होता है, सही है। 4 ऑप्शन देता हूं, 4 ऑप्शन क्यों दूं, मैं सॉल्व ही कर देता हूं, तुमसे बात ही करना बेकार है। तो डाइपोल इज रिलीज फ्रॉम द एंगल थीटा, डाइपोल को थीटा एंगल से छोड़ा है, डाइपोल को ऐसे थीटा एंगल से छोड़ा है, ऐसे थीटा एंगल से छोड़ा है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, यहां से इसको रिलीज किया है फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फाइंड टाइम व्हेन इट बिकम पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे वो टाइम बताइए जब वो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब मुझे वो टाइम बताइए जब वो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, ये साइन थीटा होता है टॉर्क में, यहाँ पे साइन 60 लिखेंगे और साइन 60 √3 बाई 2 ही होगा, सही है, सॉल्व किया। तो टाइम कितना होगा? तो टाइम होगा कैपिटल T बाई 4, दैट इज इक्वल टू 2 पाई √I बाई पी बाई 4। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 √I बाई पी, दैट इज आंसर। That is answer. This is your correct answer. This is your correct answer. सर ये क्यों किया? ये क्यों किया? ये बेटा इसलिए किया, जब हम यहां से छोड़ते हैं, खैर बोरिंग है। बोरिंग बेटा तेरी गलती नहीं है, एक्चुअल में नीट में 10,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं और देते तो 25 लाख है, उसमें जो 24,90,000 है ना, वो तुम हो, कुत्ते की तरह भौंकते फिरोगे बाद में।
जैसे अभी वॉक रहे हो ना, कुत्ते की तरह वॉकते फिरोगे, होना जाना तुम्हारा कुछ नहीं। प्रॉब्लम यही है कि, और ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऑफलाइन में जब बच्चा लाख रुपए फीस देता है ना, तो उसकी और उसके पेरेंट्स की दोनों की नज़र रहती है कि भाई कितना पढ़ा रहा है टीचर, कैसा पढ़ा रहा है टीचर। यहाँ पे तो तुमने बहुत कम पैसे में एडमिशन ले लिया, ऑनलाइन में हो, कंटेंट का पता नहीं, कोई भी बेवकूफ़ बना के चला जाएगा कुछ भी पढ़ा के। बहुत आसान चीज़ें पढ़ाएंगी, बहुत मज़ा आएगा, नीट का लेवल का पढ़ाया जाएगा तो हमारी फटेगी, और हमको तो कंटेंट का सी नहीं पता है, कुछ हम पढ़े ही नहीं है। ऐसे ही नहीं 25 लाख में से 10,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। दो तरह के बच्चे हैं, एक वो सेलेक्ट होते हैं, दूसरे वो तुम। सिंपल सी बात है। नहीं पढ़ाऊंगा अगले साल से मैं लेक्चर्स पे, मैं 11th ही पढ़ाऊंगा और फिर उसको 12th पढ़ाऊंगा, बिना 11th का 12th नहीं पढ़ाऊंगा मैं। पहले तो खराब करके आ जाओगे, कुछ पढ़ोगे नहीं, उसके बाद अगर टीचर पढ़ाना चाहेगा तो तुम्हारी फटेगी। तुमको तो मजे करने हैं, कॉमेडी सुनना है, गाने सुनने हैं। हाँ, तो गलती कर दिया तो झेलना तो पड़ेगा। बहुत गुस्सा आती है कभी कभी, कंट्रोल करना पड़ता। देखिए, ये सही है, और जिनको समझ आया है बहुत बढ़िया, नहीं समझ आया छोड़ दो, नॉट फॉर ऑल, ये सवाल ही नहीं है, हटा दो। देख लो, जिनको समझना लिख लो, बाकी मैं डिलीट कर देता हूँ। ऐसा कुछ होता ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, अरे ऐसे ही लिख दिया था गलती से, ऐसा सवाल ही नहीं होता, ऐसा कुछ होता ही नहीं, वो गलती से लिख दिया था, छोड़ो। चलो, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज 2 कूलम फ्रॉम ए टू बी इज 20 जूल। इफ पोटेंशियल एनर्जी पूरा आ जाए तक, इतना अच्छे से मन था पढ़ाने। होता क्या है यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाला था। हाँ सर, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है कैपिटल टी बराबर 2 पाई रूट अंडर I/P, ये हमने पढ़ा है। अब इसको समझो भी तो सही, ऑसिलेशन किसको कहते हैं, ऑसिलेशन किसको कहते हैं, ऑसिलेशन इसको कहते हैं बेटा, ये एक्सट्रीम पे है, हाँ एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम से मीन पे आना, फिर मीन से एक्सट्रीम तक जाना, फिर एक्सट्रीम से मीन पर आना, फिर एक्सट्रीम तक जाना, इसको एक ऑसिलेशन कहते हैं। एक ऑसिलेशन में पार्टिकल क्या होगा कि यहां से मीन तक आएगा, मीन से निगेटिव एक्सट्रीम तक जाएगा, फिर यहां पर वापस आएगा, फिर यहां पर आएगा, इसको कहते हैं एक ऑसिलेशन, उसकी टाइम पीरियड है ये। तो मैंने तो बस पूछा है कि जहां से रिलीज किया वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होने में कितना टाइम लगेगा, 1/4 ही तो टाइम लगा। ऑसिलेशन ये होता है भाई मेरे, ऑसिलेशन ये होता है, ऑसिलेशन होता है कि ऑब्जेक्ट मीन से एक्सट्रीम तक जाता है, एक्सट्रीम तक जाता है, फिर एक्सट्रीम से मीन तक आता है, फिर मीन से एक्सट्रीम तक जाता है, फिर मीन तक आता है, ये इसको कहते हैं हम, इसको कहते हैं ऑसिलेशन। अगर कंप्लीट टाइम पीरियड टी है तो इसका 1/4 है, ये 1/4, ये दूसरा 1/4, ये तीसरा 1/4, चौथा, 4 पार्ट में बांट दिए, 1 2 3 4, हर का टाइम पीरियड होगा T/4, इसलिए यहां पे ये T/4 है। नहीं आएगा नींद में ये, लेकिन ये अगर तूने सीख लिया तो कम से कम SHM की वो वाली फील तो आ गई कि ऑसिलेशन का जो हम टाइम पीरियड निकाला है, क्या ये वाला और ज्यादा चमक गया कि ये टाइम पीरियड असल में किस चीज का टाइम पीरियड है, एक चक्कर लगाने का, एक पूरा ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है इसका, 1 2 3 4, 4 पार्ट का, इसीलिए T4 आया है। तो सिंपल सवाल है कि अगर मैं डाइपोल को थीटा एंगल पर रख के छोड़ दिया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कितने टाइम में चला जाएगा, कंप्लीट ऑसिलेशन के टाइम के 1/4 टाइम में। चलिए चलिए आइए, नेक्स्ट चैप्टर से जाने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे और बताना है मुझे, वो मैं बता देता हूँ। एक छोटा सा कंसेप्ट मैं बता देता हूँ, छोटा सा कंसेप्ट एकदम।
डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड may act force as well as torque, may act force as well as torque। जैसे मान लो ये पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहे, देखिए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है। यहां पर तुमने डाइपोल को रख दिया ऐसे। अब बता इस पे फोर्स लगेगा कि टॉर्क लगेगा, बोल। सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क लग सकता है, हमेशा लगे जरूरी नहीं है, लेकिन फोर्स जीरो लगता है। फोर्स इज ऑलवेज जीरो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इज ऑलवेज जीरो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स ऑन डाइपोल इज ऑलवेज जीरो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बताओ इसमें फोर्स लगेगा कि टॉर्क लगेगा कि दोनों लगेगा, बताओ क्या लगेगा? बस यही टॉपिक तुमको पढ़ लेना है, और ये नीट में पूछा भी है। कितना लगेगा ये नहीं निकालना होता है, इसमें क्या लगेगा बताओ। तो ये देखो निगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यही डाइपोल की केस होती है। हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन के लॉन्ग है। हाँ, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे क्या आगे फोर्स लगेगा? क्यूई। यस सर। और इस निगेटिव चार्ज पे पीछे फोर्स लगेगा क्यूई। अब ये जो फोर्स है निगेटिव चार्ज पे F1 और इसको मान लेते हैं F2। क्या F1 F2 बराबर होगा कि F1 ज्यादा होगा? सर F1 ज्यादा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, दूर पे कम होता है। अब जानते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो नेट फोर्स इस पर लगेगा, नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज नॉट इक्वल टू जीरो। टॉर्क, नेट टॉर्क इज जीरो। नेट टॉर्क जीरो क्यों है? क्योंकि दोनों फोर्स डाइपोल के लाइन में लग रहे हैं। जैसे ये डाइपोल है, इसको मैं आगे खींच रहा हूं और ये पीछे ज्यादा जोर से खींचेगा तो ऐसे जाएगा, घूमेगा थोड़ी ना। लाइन में फोर्स लगता है तो नहीं घूमता है, बॉडी के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तभी घूमता है। ले भाई, हाँ हाँ, बोर्ड लेवल का टीचर से पढ़ के ऐसे खुश रहो, ऐसे खुश रहो बेटा। अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड द चार्ज, यस, अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द चार्ज, अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चलिए, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक स्पैमर आया है स्पैमर एक काम करना बेटा, इसका नाम लिख रहा है ना, उसका नोट्स मेरे 2 साल पढ़ाए हुए क्लास के PDF निकाल के मैच करा देना, ठीक है? मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन उकसा मत मुझे, उकसा मत मुझे। 3 साल पढ़ाए हुए नोट्स को ना एज इट इज लेके छाप देते क्लास में, 3 साल पहले पढ़ाए हुए। हाँ भाई, जिसका नाम ले रहा हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ। 3 साल पहले पढ़ाए हुए नोट्स को ना एग्जैक्टली सेम टू सेम डिट्टो लेके छाप देते क्लास में और किसी का भी मेहनत कोई और ऐसे ही उठा लेना तो बुरा लगता है, बोलोगे सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो ऐसे वो होता है यार, कोई बात नहीं। 3 साल जो पहले पढ़ाया था ना, उसके नोट्स को उठा के सीधा तो ऐसे तो बुरा तो लगता है ना यार, ऐसे तो अच्छा नहीं बात है ना। फिजिक्स देख, फिजिक्स हमने नहीं बनाई है, फिजिक्स हमने नहीं बनाई बेटा, फिजिक्स हमने नहीं बनाई है, लेकिन फिजिक्स पढ़ाना कैसे है, फिजिक्स का सीक्वेंस क्या होगा, उसमें कौन से सवाल कब कराने हैं, वो तो हमने बनाया है ना यार।
वो तो हमने बनाया है ना यार। नहीं, अब से एक सर की बात नहीं कर रहा। चलो। चलो चलिए, देखिए ध्यान से। पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली, तू किसी भी टीचर की मैं बात क्यों करूंगा यार, और तू भी क्यों करेगा किसी टीचर से बात, ये बताना। तो क्यों कमेंट बॉक्स में टीज कर रहा है? तू पढ़ना है पढ़, नहीं पढ़ना है चला जा। सुनना, नहीं पढ़ना है चला जा। क्यों परेशान करता है? पढ़ना है पढ़, नहीं पढ़ना है चला जा। मैं किसी टीचर के बारे में बोलूंगा तो आप ऐसा क्यों बोलते हो, तो तू क्यों कमेंट में ऐसा कर रहा है? वे तो मेरी क्लास चल रही है तो पढ़ ले। चलिए ठीक है, ये बात समझ में आएगा। अच्छा एक देखो, अगर मैं ऐसे रख दूं डाइपोल को तो क्या होगा, ऐसे रख दूं डाइपोल को तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही, ऐसे जा रही, ऐसे जा रही। क्या बच्चे हैं यार, क्या कचरा बच्चे। इसीलिए ज्यादातर बच्चे जो सिंसियर बच्चे होते हैं ना भाग जाते हैं ऑफलाइन में, क्योंकि ऑनलाइन में ना तो टीचर बचा है ढंग का, ना बच्चे बच्चे ढंग के, वो इसलिए भाग जाते हैं यार। जो ढंग पढ़ाना चाहता है मास्टर उसको पढ़ाने नहीं देते हो। बेटा ऐसी दुर्गति मत करो, पढ़ो, नहीं तो आज मजे कर लोगे, कल बहुत पर दुख होगा, बहुत ज्यादा दुख होगा। चलिए यहां बताइए क्या होगा, क्या यहां पे फोर्स और टॉर्क लगेगा, क्या यहां पे फोर्स और टॉर्क लगेगा? देखो, इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स कहां लगेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स कहां लगेगा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स इधर लगेगा, क्यू ई, सॉरी निगेटिव चार्ज है, सॉरी 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 निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है बेटा, निगेटिव चार्ज है तो इधर लगेगा क्यू ई, यस। और यहां पे फोर्स किधर लगेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ इधर क्यू ई लगेगा। अब एफबीटी समझते हो, फ्री बॉडी डायग्राम समझते हो, नाम सुना है फ्री बॉडी डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि जो डाइपोल है आपका उसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करिए, चलिए पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उस पर यहां पर फोर्स इधर लग रहा है क्यू ई, हाँ लग रहा है, और इसी डाइपोल पे इधर फोर्स लग रहा है क्यू ई, ये लग रहा है क्यू ई, यस सर ये लग रहा है क्यू ई। क्या इन दोनों का नेट रिजल्टेंट निकालोगे तो ऊपर की तरफ आएगा, तो इस पर नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है नॉट इक्वल टू जीरो। कैसे देखो, इस क्यू ई इधर लगा एक और एक क्यू इधर लगा, इस क्यू ई के दो कंपोनेंट होंगे बेटा, एक ऊपर की तरफ एक पीछे की तरफ, और इस क्यू के दो कंपोनेंट होंगे, एक आगे की तरफ एक ऊपर की तरफ। बताओ नेट फोर्स ऊपर बचा कि नहीं? हाँ सर, एक फोर्स आगे लगा एक फोर्स पीछे लगा, तो इस पर तो टॉर्क भी लगेगा सर। आप अगर देखो कि डाइपोल आपका ऐसे रखा हुआ है, यही तो डाइपोल है, यही तो डाइपोल है। अब मुझे बताओ इस पर एक फोर्स आगे लगा एक फोर्स पीछे लगा इस डाइपोल पे, और ये फोर्स की लोकेशन ऊपर नीचे है, एक यहां लग रहा है, बताइए इस क्यू का एक कंपोनेंट आगे एक ऊपर, इसका एक पीछे एक ऊपर, तो नेट फोर्स ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा? सर लगेगा। और ये इसको आगे घुमाएगा ये पीछे घुमाएगा, तो टॉर्क भी इस पर लग रहा है, तो नेट टॉर्क भी लग रहा है और फोर्स भी लग रहा है, नेट टॉर्क भी लग रहा है फोर्स भी लग रहा है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो ये वाली चीज हमने आपको समझाई आज जो समझाई वो फील आपको थोड़ा दिला दे पहले। ये क्या है कि इस पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में, या जरूरी नहीं कि पॉइंट चार्ज हो, लाइन चार्ज भी हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, मैं इसको मिटा दूंगा, एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, मान लो लाइन चार्ज है और इस लाइन चार्ज का इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड निकला हुआ है, या लॉन्ग सीट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके का निकला हुआ है। अगर मैं किसी भी चार्ज को ए से बी पर ले जाऊं या सी से डी पर ले जाऊं, कहीं भी किसी क्यू चार्ज को ले जाऊं, तो क्या ले जाने में कुछ वर्क होगा कि नहीं होगा?
हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम वर्क करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आएगी बेटा, स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आएगी। बताओ, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को आगे पीछे ले जाऊंगा तो वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मुझे उसको घुमाने में वर्क करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको घुमाने में वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट का, उसी एक्सटर्नल एजेंट के वर्क को हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सर क्यों कहते हो? क्योंकि जब भी एक्सटर्नल एजेंट धीरे धीरे कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करता है तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन सीधा डेल्टा ई होता है। सर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट कर रहा है तो कंजर्वेटिव फोर्स भी वर्क कर रहा होगा, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी वर्क कर रहा होगा, उसके निगेटिव वैल्यू को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बेटा इसी पे भी तूने डाइपोल में सवाल सॉल्व किए हैं, इसी पे भी तो तुमने बेस्ट डाइपोल में सवाल सॉल्व किया है। हाँ सर इसी पे बेस्ट हमने किया, तो वही चीज है यहाँ पे। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। ये अच्छे से बना के लिखना, फोटो बहुत अच्छे से बना के लिखना। प्लस क्यू चार्ज के फील्ड में यहां से ए से इनिशियल पॉइंट है, बी तक मैं लेके जा रहा हूं, तो ए से बी तक जब मैं इसको लेके जाऊंगा, एक्सटर्नल एजेंट से ए से बी तक लेके जाऊंगा, तो एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन है वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यू बी माइनस यू ए, इसको बहुत प्यार से लिखना है, बस सर सिंपल यही। हाँ भाई एकदम खत्म। एक्सटर्नल एजेंट का जो एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन है बॉडी को ए से बी तक ले जाने में, वही है बी की पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क किया उसका निगेटिव वैल्यू हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। देखो इसमें माइनस क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क होता है उसका निगेटिव वैल्यू जो आता है वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। किसको घुमाने में वर्क? किसको घुमाने में वर्क? चार्ज को घुमाने में वर्क। किसको घुमाने में वर्क? चार्ज को घुमाने में वर्क। चलिए अब ये सवाल कर लेते हैं फटाफट। हमें ये सवाल करने के बाद पूरी फील आ जाएगी, सवाल को बहुत अच्छे से लिखेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। वर्क डन इन मूविंग चार्ज प्लस 2 कूलम, वर्क डन इन मूविंग चार्ज प्लस 2 कूलम फ्रॉम ए टू बी इज 20 जूल, फ्रॉम ए टू बी इज 20 जूल। If potential energy at A is minus 20 joule, if potential energy at A is minus 20 joule, then find potential energy at B. Then find potential energy at B. So work done in moving charge 2 कूलम from A to B is 20 joule. ये पूरे स्टेटमेंट पढ़ो और पूरे स्टेटमेंट पढ़ के मुझे ये बताओ कि ये जो वर्क कर रहा है कौन कर रहा है। कमेंट बॉक्स में सिर्फ ये दिखना चाहिए ये वर्क कौन कर रहा है। कमेंट बॉक्स में सिर्फ ये दिखना चाहिए कि वर्क कौन कर रहा है। हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? क्या काम है? है कैसे? हेलो हेलो हेलो, देखिए वर्क डन इन मूविंग चार्ज, तो जब कुछ नहीं लिया हो तो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है, तो एक्सटर्नल एजेंट के वर्क को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कितना वर्क किया एक्सटर्नल एजेंट ने? कितना वर्क किया एक्सटर्नल एजेंट ने? 20 जूल। बराबर कहां ले गए? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। 20 जूल बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? यूबी
माइनस ऑफ -20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +20, +20 को इधर लाओ तो -20 हो जाएगा। बी की पोटेंशियल एनर्जी 0 जूल आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, 0 आएगी ना, 40 आ रही है। वर्क डन इन मूविंग 2 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज 20 जूल। The potential energy at A is -20 joule, then find potential energy at B। तो 20 जूल एक्सटर्नल वर्क है बी का, माइनस यू है, माइनस ये फॉर्मूले का है, पोटेंशियल एनर्जी खुद निगेटिव है तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस को उधर ले जाएंगे तो 20 - 20 0 आ रहा है। बस यही फंडामेंटल कंसेप्ट है। बस अगर तुम ये सवाल कर लिए, तुमने ये समझ लिया, हो गया काम। और फिजिकली मैंने फील दिला दिया, मैथमेटिकली तुम समझ लिए, मैथमेटिकली तुम समझ लिए, फिजिकली मैंने तुम्हें फील दिला दिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वर्क डन इन मूविंग चार्ज +2 कूलम फ्रॉम ए टू बी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज -30 जूल। अब यहां पे हमें समझना पड़ेगा, अब हमें यहां पे समझना पड़ेगा कि ये सवाल में वर्क कौन कर रहा है। सवाल में वर्क कौन कर रहा है? वर्क डन इन मूविंग चार्ज +2 कूलम फ्रॉम ए टू बी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज -30 जूल। By electric field is -30 joule. If potential energy at A is -20 joule, then find potential energy at B. तो वर्क डन बाई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है? हाँ सर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव साइन के साथ होता है चेंज इन पोटेंशियल। अब वर्क डन की वैल्यू क्या दी हुई है? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क है वो खुद -30 है, तो माइनस फॉर्मूले का ये -30 जूल इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल इज बी का माइनस इनिशियली ए का, माइनस माइनस +30 जूल बराबर यू बी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज -20 एंड पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज, तो यू बी हमें पूछा है माइनस ऑफ -20, माइनस माइनस ये +20 हो जाएगा, +20 इधर जाएगा तो -20, 30 - 20 बराबर यू बी बराबर 10 जूल। तो सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है इसमें, कि सवाल में ये समझना, पहले तो स्टेप 1, इस तरह के सवाल में मैं स्टेप लिख देता हूं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई हु इज डूइंग वर्क, who is doing work, external agent or internal force। step 2 identify identify who is doing work, ये तो समझ गए। now decide फॉर्मूला देखो कौन सा लगेगा। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट डेल्टा यू, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस वैल्यू डेल्टा यू। स्टेप 3 सॉल्व केयरफुली विथ निगेटिव साइन कन्वेंशन। आराम से साइन वाली चीजों को ध्यान से सॉल्व करो। अगर ये 3 चीजों को तुमने फॉलो कर लिया, सवाल एकदम धुआं उठ जाएगा। अच्छा सर एक बात बताओ, इसमें 2 कूलम को लेके गए थे, इसका तो कोई यूज नहीं हुआ। सिमिलरली पिछले वाले सवाल में भी 2 कूलम को लेके गए थे, तो 2 कूलम का तो यूज ही नहीं हुआ। तो 2 कूलम का इसलिए यूज नहीं हो रहा है क्योंकि 2 कूलम को ले जाने में वर्क हुआ है, वो 2 कूलम में ही स्टोर हो रहा है ना। 3 कूलम को ले जाने में जो वर्क होगा वो 3 कूलम में स्टोर होगा, 4 कूलम में जो ले जाने में वर्क होगा वो 4 कूलम में स्टोर होगा, है ना, है ना, है ना। सॉल्व केयरफुली विथ प्रॉपर साइन, सॉल्व केयरफुली विथ प्रॉपर साइन। चलिए क्लियर है। चलो, वर्क डन टू मूव +2 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट इतना जूल, देन पोटेंशियल। अच्छा पोटेंशियल वाली चीज तो बाद में समझ आएगी। चलिए ठीक है, फिर पोटेंशियल एनर्जी समझाते हैं, डिराइव करते हैं, फॉर्मूला समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी of system of potential energy of system of 2-point charge, potential energy of the system of 2-point charge का डेरिवेशन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2-point चार्ज, जैसे बेटा देखो यहां पे एक +q चार्ज है, फिक्स्ड पॉइंट चार्ज है, +q चार्ज है फिक्स्ड, ये पॉइंट चार्ज फिक्स्ड पॉइंट चार्ज है, फिक्स्ड पॉइंट चार्ज।
ठीक, हाँ सर, फिक्स पॉइंट चार्ज। इस फिक्स पॉइंट चार्ज में आर डिस्टेंस पर हम एक क्यू चार्ज को यहां से ले जाके, ए से ले जाके इस बी पॉइंट पे रखना चाहते हैं। ठीक है, रखना चाहते हैं। तो जब हम ए से बी पॉइंट पे लेके जाएंगे तो कुछ वर्क होगा। हाँ सर, एक्सटर्नल एजेंट का कुछ वर्क होगा अगर क्यू चार्ज को धीरे धीरे लेके जाओगे। तो इस वर्क को मैं पोटेंशियल के बराबर लिख दूं कि चेंज इन पोटेंशियल के बराबर लिख दूं? अरे बिना दिमाग के बच्चे कमेंट कर रहे हैं क्या? न्यू चैप्टर कमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे लिखा है कि ये न्यू चैप्टर है, लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा रहा हूँ, होमवर्क खत्म हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की बात चल रही है। मतलब मैं ही खराब हूँ कि क्या दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा। वेरी हेल्पलेस, फीलिंग वेरी हेल्पलेस। क्या स्पैम कर रहे हो न्यू चैप्टर? मैंने क्या बताया है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस लिखा है यहाँ पे। हाँ, टुडे गोल में क्या लिखा है? होमवर्क लास्ट लेक्चर का करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। तो जब यहाँ पे बात पोटेंशियल एनर्जी की मैं करने लगा, यहाँ पे टॉर्क ऑन अ डाइपोल, यहाँ पे बात पोटेंशियल एनर्जी करने लगा, ये सवाल कराया पोटेंशियल एनर्जी, ये सवाल कराया पोटेंशियल एनर्जी, तो अब भी सी बात है कि नया चैप्टर है, ये लेक्चर नंबर 1 चल रहा है। मेरी गलती है बेटा, पिछले चैप्टर का होमवर्क 2-4 रह गया तो वो आज कराया है। तो बताइए, हम चेंज इन पोटेंशियल निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल निकाल सकते हैं? सर आप चेंज इन पोटेंशियल निकाल सकते हो, पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो वर्क डन होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। अरे यार, लेकिन मुझे तो यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, तो कोई तरीका बताओ। सर तरीका क्या हो सकता है? तरीका तो क्या होगा, तरीका होगा कि वर्क डन जो निकालोगे उसको चेंज इन पोटेंशियल लिख दो, जो वर्क डन निकालोगे उसको चेंज इन पोटेंशियल लिख दो। लेकिन चेंज इन पोटेंशियल बी का माइनस यू ए का, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा। लेकिन हमें तो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो हम कैसे करें? हम कैसे करें? कोई तरीका है? अच्छा, एक्चुअल में बहुत बच्चों का बैकलॉग होता है ना, बेचारे बैकलॉग वाले बीच बीच में कूद के आ रहे होंगे। ठीक है भाई, कोई तरीका है? सर यहाँ पे रेफरेंस मान लो, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ही मान लो। अगर मैं एक ही पोटेंशियल एनर्जी को रेफरेंस मान लेता हूँ, जैसा कि आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में रेफरेंस माना होगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में रेफरेंस माना होगा, यहाँ पे रेफरेंस मान लेते हैं, तो सर रेफरेंस मानोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो तो ये खत्म, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी बी पे, तो बी पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो ये आसान है, हाँ हाँ ये बहुत आसान है। यहाँ पे रेफरेंस मान लो, लेकिन रेफरेंस तुम यहाँ पे मानोगे, तुम मानोगे ना, मैं क्यों मानू? रेफरेंस कहाँ जीरो मानते हैं? जहां आपकी मन हो। तो क्या हम यहाँ जीरो मान सकते हैं? हाँ, तू अगर बोर्ड एग्जाम में एक डेफिनेशन लिख के आता है कि मैं यहां पे रेफरेंस जीरो मानता हूं और मैं यहां से यहां तक लेके आऊंगा, जो वर्क डन होगा वो सीधा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को रेफरेंस मान लिया हमने, एकदम सही है। अगर तो ये भी लिख के आएगा ना कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज फ्रॉम एमआर होम टू रामलाल होम is potential energy at Ramlal home where reference potential energy at MR house is 0। तो सही है ये। अब तेरा रेफरेंस है, तू क्या कह रहा है? तू कह रहा है कि वर्क किया इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज फ्रॉम MR होम टू रामलाल होम इस पोटेंशियल एनर्जी। MR के घर से चार्ज चुरा के ले आया और अपने घर में रख लिया, तो उसमें वर्क होगा। हाँ, तो वर्क को डायरेक्टली तू पोटेंशियल एनर्जी बोल सकता है अगर एमआर हाउस को तूने रेफरेंस मान लिया तो। लेकिन तो तेरे लिए रेफरेंस है, ये डेफिनेशन एकदम सही है। बोर्ड में पूरे नंबर मिलने पड़ेंगे, नहीं तो केस कर दूंगा सीबीएसई पे, पाई खत्म कर दूंगा सीबीएसई का अगर उसने गलत कर दिया तो। पूरा सही है एकदम, तेरा रेफरेंस है, तू कहीं पे रेफरेंस डिफाइन करके किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल बता सकता है।
ये चेंज इन पोटेंशियल में 2 पॉइंट का पोटेंशियल आता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब इनिशियल तेरी मर्जी है, तू एमआर का हाउस मान ले, और ये रामलाल का हाउस हो गया। एमआर के हाउस का पोटेंशियल रेफरेंस 0, तो सीधा रामलाल के हाउस का पोटेंशियल आएगा वर्क के बराबर। फील है तो कमेंट कर दे, फील है पता। वर्क बराबर क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल इनिशियल, इनिशियल एमआर के हाउस का 0 मान लिया, रामलाल के हाउस का पोटेंशियल एनर्जी वर्क के बराबर आ जाएगा। तो ये तो तेरा रेफरेंस है, हाँ ये तो मेरा रेफरेंस है। अब ऐसा कौन सा पॉइंट हो जो सबका रेफरेंस हो, मतलब दुनिया के हर आदमी, जो युगांडा में बैठा हो, जो अमेरिका में बैठा हो, जो इंग्लैंड में बैठा हो, हर आदमी किसी भी पॉइंट पर रेफरेंस कॉमन ले सके। अब एमआर का घर तो तू जानता है, अब एग्जामिनर कैसे समझेगा। हाँ, तू अगर मेंशन कर दिया कि एमआर के घर पे हमने रेफरेंस 0 माना है, तो तेरा डेफिनेशन 100% नहीं 1,00,000% सही है डेफिनेशन। लेकिन भाई एक कॉमन चीज के रेफरेंस में किताब में लिखेंगे ना डेफिनेशन, हाँ, तो हम ये बोलते हैं कि इस चार्ज का जो इफेक्ट है वो इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे खत्म हो जाएगा। मतलब इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे अगर कोई क्यू चार्ज रखा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हम रेफरेंस मान लेते। और ये रेफरेंस मेरा तुम्हारा है कि पूरी दुनिया का कॉमन रेफरेंस हो सकता है कि इसका इफेक्ट यहां तो 0 हो गया। हाँ, तो इन्फिनिटी पर इसको रखोगे तो इसमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। हाँ सर, तो इनिशियली हम इन्फिनिटी से इस क्यू चार्ज को उठा के धीरे 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 यहां पर रखेंगे पॉइंट पी पर, तो कुछ वर्क डन होगा। हाँ सर, वर्क होगा। धीरे धीरे एक्सटर्नल एजेंट लाएगा तो कुछ वर्क होगा। इसी धीरे धीरे जो एक्सटर्नल एजेंट लाएगा उसमें जो वर्क होगा उसी को हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट पी। एक मिनट रुक जा। इसी धीरे धीरे लाने में जो वर्क होगा उसी को हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट धीरे धीरे लाने में जो वर्क किया है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट पी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी। इंफिनिटी के पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं, 0 कह रहे हैं। तो पी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी आ गई वर्क के बराबर। देखो, अब इसी को जो मैंने मैथमेटिकली लिखा है, फिजिकली समझाया है ना, इसको जो मैंने मैथमेटिकली लिखा है, फिजिकली समझाया है, उसको डेफिनेशन में कैसे लिखोगे, तो देखो कैसे लिखोगे। वर्क डन तो हो रहा है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, work done in bringing q charge from infinity to the point, slowly q चार्ज स्लोली कहां ऐड करो, स्लोली यहां ऐड करो। कहीं ना कहीं बीच में एक बार स्लोली फिट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तेजी में नहीं लाना, धीरे धीरे लाना है। ये कंडीशन तुम्हें मैंने एक्स्ट्रा लेक्चर में समझाया था, याद करो। वर्क डन इन ब्रिंगिंग q चार्ज slowly from infinity to that point is potential energy stored in that q charge। ये बेटा पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन हो गया पूरा। ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन हो गया पूरा। जो मैंने मैथमेटिकली लिखी है, क्या वही बात है ये, पढ़ो। वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज स्लोली फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दैट क्यू चार्ज। वर्क डन जो है वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ गया। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी पे हमारा रेफरेंस पोटेंशियल 0 होता है। लिखेंगे तो ये कि वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल के बराबर है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल रेफरेंस इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन आ गया। क्या जो लिखा है वही है। हाँ सर, स्लोली क्यों लिखा है, ताकि काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, तो वर्क डन पूरा का पूरा चेंज इन पोटेंशियल के बराबर आएगा। अब इसका ये तुमको बुक में लिखा हुआ दिखेगा, जनरली बुक में डेफिनेशन एनसीईआरटी में ये लिखेगा, लेकिन एक और डेफिनेशन में लिखता हूं, ध्यान से देखना। निगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग q charge from infinity to the point, from infinity to the point is called
is called electric potential energy. Electric potential energy stored in that charge. Stored in that charge. Stored in that charge. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दैट चार्ज. बताओ क्या ये डेफिनेशन सही है? क्या ये डेफिनेशन सही है? 200% ये डेफिनेशन सही है. सर ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला सही है? मजाक नहीं कर रहा हूं. तेरे कोई दोस्त कहीं भी पढ़ते होंगे ना, उनसे पूछना, वो कंफ्यूज हो जाएंगे. तू बता ये दोनों सही है कि नहीं? क्योंकि एक में मैंने सिर्फ लिखा है वर्क डन. जब सिर्फ वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज है तो बाय डिफॉल्ट एक्सटर्नल का है, और एक्सटर्नल धीरे धीरे लाएगा तो एक्सटर्नल का वर्क डन सिंपल चेंज इन पोटेंशियल के बराबर आ जाएगी. ठीक है. लेकिन अगर इलेक्ट्रिक का वर्क हो तो बताना पड़ता है इलेक्ट्रिक का वर्क है. निगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कंजर्वेटिव फोर्स का निगेटिव वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स का निगेटिव वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है. अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में बेटा तू लिखेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में तू लिखेगा, सुनना ध्यान से, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में तू लिखेगा वाह, कंजर्वेटिव का निगेटिव वर्क डन होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल. इनिशियल तेरा इन्फिनिटी था, जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा. बता तो दोनों सही है? हाँ. लेकिन दोनों में एक में तो सिंपल वर्क है, एक में निगेटिव वर्क है. बताओ क्यों? सर हमने सवाल किया है, हम पिछले क्लास में सवाल किए थे, आज के होमवर्क में सवाल किया. आज हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स का निगेटिव वर्क डन, कंजर्वेटिव का निगेटिव वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल होता है, और एक्सटर्नल का सिर्फ वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल होता है. देखो, और इसमें स्लोली लिखने की जरूरत नहीं है. अगर आपको पता नहीं तो एक्स्ट्रा लेक्चर जाके देखिए, मैंने पूरा समझाया है. इसमें स्लोली क्यों लिखा है? क्योंकि एक कंडीशन के साथ डिफाइन हुआ, एक्सटर्नल एजेंट कंजर्वेटिव के अगेंस्ट वर्क कर रहा है धीरे धीरे, तब एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पोटेंशियल के बराबर होगा. यहां पे एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स है. कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निगेटिव साइन के साथ चेंज इन पोटेंशियल होता है बाय डिफॉल्ट. असली फॉर्मूला अगर देखा जाए तो यही है, असली फॉर्मूला यही है. लेकिन सही दोनों है, सही दोनों है. और आपने सेम चीज है इसमें, इसको समझाने में जितना एफर्ट्स लगाया, मेहनत लगा, उतनी जरूरत नहीं थी, क्योंकि सेम आपने 11th क्लास के ग्रेविटेशन में पढ़ा है. लेकिन वहां पे फील नहीं था, वहां पे सिर्फ डेफिनेशन था, सिर्फ डेफिनेशन था. क्यों क्यों? आज जाके उलट के नोट्स देखो क्यों लिखा है. क्या दो डेफिनेशन लिखे हैं? अगर लिखे हैं तो क्या वहां पे लिखा है कि माइनस क्यों आएगा? क्या वहां पे लिखा है कि ये असली फॉर्मूला ये नकली है? क्या वहां पे लिखा है कि जब सिर्फ वर्क लिखा हो तो हम एक्सटर्नल का वर्क समझते हैं? क्या वहां पे लिखा है कि कंजर्वेटिव वर्क हो तो इसलिए निगेटिव साइन आया है? क्या लिखा है कारण? क्या ग्रेविटेशन में सिर्फ डेफिनेशन पढ़ा था कि कारण पूरा पता था? सिर्फ डेरिवेशन पढ़ा था कि कारण पूरा पता था? बता. पूरा कारण पता था कि किसका वर्क है, एक्सटर्नल का वर्क है तो पॉजिटिव क्यों आएगा, स्लोली क्यों आएगा, कंजर्वेटिव का है तो निगेटिव क्यों आएगा. दोनों डेफिनेशन पढ़ा था कि एक पढ़ा था. नोट्स निकाल के दिखा, नोट्स निकाल के दिखा और बोल कि डायरेक्ट पढ़ा था कि फील के साथ पढ़ा था. काम करने से नहीं होगा. क्या दोनों डेफिनेशन था तो क्या यह लिखा था कि स्लोली क्यों है? सीधा डायरेक्ट डेफिनेशन था? बता. हाँ. तो मेरा ये मकसद नहीं करने का, बाकी तुम जब स्पैम करते हो ना इसीलिए मैं बोल रहा हूं. पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है बकलोली करने का. पढ़ लो. चलो, इस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी जबरदस्ती बोलने से कुछ नहीं होगा. एक तो जबरदस्ती बोला. अभी जब 90% बच्चे मना कर रहे तो तू यूनिक आया है क्या? तू कहीं से यूनिक आया है क्या? देख के बता ना बेटा, देख के बता.
जब 90% बच्चे मना कर रहे हैं तो एक दो डिफेंड कर रहा है, एक दो डिफेंड कर रहा है। अब मेरे से ही पढ़ा था, खजाना से पढ़ लिया था, ठीक है। इट्स टाइम टू एंड द क्लास। यस यस, वेरी 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 टाइम। कहाँ से आते हैं, चलो। तो इस इन्फिनिटी से क्यू चार्ज को मैं उठा के क्यू चार्ज के उठा को यहां पे रखना चाह रहा हूं, है ना, इसको उठा के रखना चाह रहा हूं, उठा के ले जाऊंगा। तो मान लो यहां से अभी x डिस्टेंस पर क्यू चार्ज है, धीरे धीरे मैं इसको ला रहा हूं, अभी x डिस्टेंस पर क्यू चार्ज है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस क्यू और स्मॉल क्यू में कहां लगेगा, आगे की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक कहां लगेगा, आगे की तरफ। इलेक्ट्रिक कहां लगेगा, आगे की तरफ। बहुत बढ़िया बेटा, आगे लगेगा। और एक्सटर्नल कहां लगेगा, पी। एक्सटर्नल कहां लगेगा, एक्सटर्नल कहां लगेगा, पीछे, ठीक है। अब मान लो कि x डिस्टेंस पर अभी है और इसको मैं पीछे लेके जा रहा हूं, dx डिस्टेंस। कहां लेके जा रहा हूं, पीछे धीरे धीरे लेके जा रहा हूं, इन्फिनिटी से मैं यहां तक लेके आऊंगा, इन्फिनिटी से यहां तक लेके आऊंगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी से यहां तक लेके आना है मुझे। तो इस इंस्टेंट पे मैं दोनों डेफिनेशन से डिराइव कर सकता हूं, एक्सटर्नल से भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो वर्क डन होगा इन्फिनिटी से लेकर के यहां तक, इन्फिनिटी से लेकर के यहां तक इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो वर्क डन होगा माइनस वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल के बराबर आएगा, माइनस वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल के बराबर आएगा। हाँ सर, तो देखो माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसे भी लिख सकते हो। माइनस यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू बताना जरा, अगर x डिस्टेंस पर है तो x डिस्टेंस पर कंजर्वेटिव फोर्स, देखो फोर्स वर्क डन होता है f डॉट dx का इंटीग्रेशन, भाई वर्क डन है ना, तो f छोटे डिस्प्लेसमेंट में, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट पीछे लाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आगे, डिस्प्लेसमेंट पीछे। तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k कैपिटल Q स्मॉल q बाई एक्स स्क्वायर, लिखेंगे बेटा कैपिटल Q स्मॉल q बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। लिखेंगे क्या, हाँ सर लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल P पे माइनस इनिशियल पोटेंशियल इन्फिनिटी पे, क्या यही लिखेंगे आप, फाइनल पोटेंशियल P पे इनिशियल पोटेंशियल इन्फिनिटी पे, क्या यही टर्म आएगा। हाँ सर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, P पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस इन्फिनिटी पे मेरा रेफरेंस था, तो रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी पे 0 इज इक्वल टू, माइनस साइन बाहर रखिए और आराम से सोचिए क्या k q और स्मॉल q कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, k कैपिटल Q स्मॉल q तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप dx के रिस्पेक्ट में करेंगे। आप कहां से ला रहे थे सर, इन्फिनिटी से p पॉइंट पे लाए थे, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पर। अभी x की वैल्यू देखो, x का इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो x की इनिशियल वैल्यू कितनी है इन्फिनिटी, और x की फाइनल वैल्यू क्या है r, x की फाइनल वैल्यू r, तो x का लोअर लिमिट इन्फिनिटी, फाइनल वैल्यू r, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होगा k कैपिटल Q एक्स स्क्वायर इंटू dx। क्या क्लियर है क्या, ठीक। अब मुझे बताओ यहां पे इंटीग्रेशन कर लोगे क्या, यूपी बराबर मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट p बराबर माइनस k कैपिटल Q स्मॉल q, बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा, और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो हम लिख सकते हैं, जैसे यहां पे हिंट लिख देता हूं, 1/x स्क्वायर इंटू dx को इंटीग्रेट करोगे तो x का पावर -2 इंटू dx लिख सकते हो। हाँ, x का पावर -2 है तो ये होगा x का पावर -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1, लिमिट रखोगे इन्फिनिटी से r तक, -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा -1, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, k कैपिटल Q स्मॉल को जरा समझो, -2 प्लस 1, चलो मैं लिख देता हूं, एक स्टेप और लिख देता हूं, चलो x का पावर -2 प्लस 1, x का पावर -1 बटा -1। अब एक बात बता, ये -1 है, ये माइनस 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 प्लस, हाँ सर, तो k कैपिटल Q स्मॉल q, x का पावर -1 को लिख सकते हैं 1/x, लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी से r तक, जब r रखोगे तो ये होगा k कैपिटल Q स्मॉल q बाई r, भाई r रखोगे तो 1/r,
के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, पहले रखोगे आर, 1/r माइनस 1/∞। 1/∞ क्या हो जाएगा? 0। ये 1/∞ क्या हो जाएगा सर? 0। 1/∞ 0, तो ये बचेगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया। 2 पॉइंट चार्ज का इस क्यू को इसके फील्ड में लाए हैं आर डिस्टेंस पर। देखो कैपिटल क्यू चार्ज के आर डिस्टेंस पर क्यू को इन्फिनिटी से उठा के यहां लाए हैं, तो सिस्टम का पॉइंट चार्ज का के क्यू स्मॉल क्यू बाई आर पूरा ड्राइव करके निकाला है। ठीक है, पूरा ड्राइव करके मैंने यहां पे आपको निकाला है। भाई मेरे यार, भाई मेरे माफ करते, मैंने स्टार्टिंग में पिछले चैप्टर के 2-4 होमवर्क कराए हैं, उसके बाद सब कुछ इसी चैप्टर का है। x के पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x का पावर n+1 बटा n+1, तो 1/x² का इंटीग्रेशन करेंगे, x² ऊपर ले जाएंगे, x का पावर -2 इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा x का पावर -2 + 1 बटा -2 + 1, ये हो जाएगा -1/x। एक बार कलम चला के इसको देख लीजिए। तो अभी हमने समझा इस प्लस क्यू से r डिस्टेंस पर अगर मैं इस स्मॉल क्यू को इन्फिनिटी से उठा के यहां पर ला के रख दूं, तो जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाए। कितना वर्क डन होता है? U बराबर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई दोनों चार्ज के बीच में फाइनल डिस्टेंस r, ये पोटेंशियल एनर्जी। इसमें आप ध्यान से देखो तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में स्टोर हुआ है? क्यू में कि कैपिटल क्यू में? ये जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम का, ये किस में स्टोर्ड है? पोटेंशियल एनर्जी किस में स्टोर्ड है? एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का मतलब है कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू चार्ज में स्टोर है। तो लेकिन हम तो लाए थे क्यू चार्ज के। इसी का उल्टा भी सोच सकते हो कि मान लो स्मॉल क्यू पहले से यहां है, पहले से स्मॉल क्यू है, और तुम कैपिटल क्यू को कहीं दूर इन्फिनिटी से ला के यहां पर रख रहे हो, कैपिटल क्यू को ला के रख रहे हो यहां से आर डिस्टेंस पे, तो भी तो ये पेयर ही बनेगा। इस पेयर को बनाने में जो वर्क हुआ है ना, वो इस सिस्टम में स्टोर हुआ है, वो इस पूरे सिस्टम में स्टोर हुआ है। तो हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी किसका? सिस्टम का। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का। इस प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पर स्मॉल क्यू को लाओ, या स्मॉल क्यू को फिक्स रख के इस कैपिटल क्यू को यहां लाओ। ये एक सिस्टम बना है, प्लस क्यू, कैपिटल क्यू और प्लस स्मॉल क्यू का, इसका सिस्टम बना है आर डिस्टेंस पे। इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ये सिस्टम का आता है कि कैपिटल क्यू के फील्ड में स्मॉल क्यू को लाओ या स्मॉल क्यू के फील्ड में कैपिटल क्यू को लाओ। इस सिस्टम को आपने बनाया है, और सिस्टम को बनाने में आप यहां पर देखिए ध्यान से, ये एक्सप्रेशन आया है, इसमें कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू तो है। आपको आंसर देख के कैसे पता चलेगा किसके फील्ड में किसको लाया? एक मिनट सुनिए, आपको आंसर देख के कैसे पता चलेगा किसके फील्ड में किसको लाया? हाँ सर, तो ये पेयर का पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिफाइंड फॉर द पेयर ऑफ टू चार्जेस, डिफाइंड फॉर पेयर ऑफ टू चार्जेस, पेयर ऑफ टू चार्जेस। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पुट चार्जेस विथ प्रोपर साइन, प्रोपर साइन के साथ आप चार्जेस को रखें, साइन के साथ चार्जेस को रखें। अगर प्लस है तो प्लस रखेंगे, माइनस है तो माइनस रखेंगे, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी जो आप यहां पे डिफाइन कर रहे हैं ये स्केलर है। वेक्टर है कि स्केलर है? स्केलर है, और स्ट्रांगली डिपेंड्स ऑन, स्ट्रांगली या डिपेंड्स लिख दो एक ही बात है, डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। क्या ये रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है? क्या ये रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है? हाँ, ये पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। ये पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया है, ये हमेशा कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू चार्ज आर डिस्टेंस पे आएगा तो आएगा क्या? नहीं, ये हमेशा नहीं आएगा। ये इन्फिनिटी पर रेफरेंस माना है तब ये फॉर्मूला सही है। अगर मैं कहूं कि प्लस क्यू और स्मॉल क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर होगा, मस्ट ना। इन्फिनिटी पर रेफरेंस माना है ना, तब ये सही है। इन्फिनिटी पर रेफरेंस मान के सही है, इन्फिनिटी पर रेफरेंस मान के सही है, ऐसे नहीं है सही। इन्फिनिटी पर रेफरेंस माना है तब ये सही है।
क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल तेरा जीरो था ना, वहां जीरो मान के तूने वर्क किया है, उसके रेफरेंस में ये सही है। वैसे तो मैं पोटेंशियल ये लिख दूंगा, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का आर डिस्टेंस पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख देता हूं 3/4 के क्यू स्मॉल क्यू बाई आर, बता ये सही होगा कि नहीं? हमें मे भी करेक्ट, पता नहीं कौन से देश में जाके तूने रेफरेंस माना है। मतलब इस कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का आर डिस्टेंस पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख देता हूं तो तू गलत नहीं बोल सकता। 13/14, अरे 23/14, 14,00,00,24,000 के क्यू बाई आर, ये भी सही है। पता नहीं कहां रेफरेंस मान के निकाला है। तो पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट हैव यूनिक वैल्यू। पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट हैव यूनिक वैल्यू। यूनिक मतलब उसका एक कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता, वो कुछ भी हो सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि रेफरेंस कहां है। किस पे डिपेंड करता है? रेफरेंस कहां है, रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो इसको मस्ट नहीं बोल सकते, ये एक वैल्यू है जब हमने इंफिनिटी पर रेफरेंस माना था तब के केस में। अगर ये कैपिटल क्यू आर डिस्टेंस पे माइनस स्मॉल क्यू है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बेटा होगी के कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बाई आर। अगर ये माइनस क्यू है आर डिस्टेंस पे, ये माइनस स्मॉल क्यू है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा के माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, ये आएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। अब मान लो कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सेम ग्रेविटेशन में आपने किया है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे मैं एंगल ही लिख देता हूं ना 60 डिग्री, तो पता चल जाएगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है और साइड लेंथ है इसका एल। अब इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताओ। सर इसमें तो 3 चार्ज है, आपने तो पढ़ाया 2 ही चार्ज का था, 3 चार्ज का कैसे होगा देख। नहीं है 2 चार्ज मान ले, एकदम फील के साथ कराऊंगा, फॉर्मूला नहीं रटाऊंगा, एकदम फील के साथ कराऊंगा, देखना। मान ले 2 चार्ज है ही नहीं, एक ही चार्ज पड़ा है, यहां पे कहीं एक चार्ज पड़ा है सर इक्विलैटरल ट्रायंगल पे, ना ऐसे ही कहीं पड़ा था एक चार्ज, ऐसे एक चार्ज पड़ा है, साला कुछ नहीं है, एक चार्ज पड़ा है, एक चार्ज, सिंपल एक चार्ज। अब कहीं दूर इंफिनिटी से युगांडा से एक चार्ज उठा के ला रहा हूं, चल रही, यहां पे लाके रखा, एक प्लस क्यू यहां पे पड़ा था, एक प्लस क्यू यहां पे रखा, दोनों के बीच में डिस्टेंस एल है, तो उसको ला के यहां तक रखने में जो वर्क होगा वही पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये तो ड्राइव किया है, क्या होगा सर? के कैपिटल क्यू और ये कैपिटल क्यू बटा एल, तो ये हो जाएगा सर के क्यू स्क्वायर बाई एल हो जाएगा सर। तो अभी मैंने 2 पॉइंट चार्ज के सिस्टम का लिख लिया, ये पहले से पड़ा था और एक लाया। एक दूसरा चार्ज मैं कहीं से और इंफिनिटी से उठाता हूं, इसको उठा के चल रही, इसको उठा के यहां लाके रख दिया। तो मैं जब इसको ला रहा था, तो मैं एक चार्ज के फील्ड में ला रहा था कि 2 चार्ज के फील्ड में रहा था? फटाफट कमेंट करके बताओ। इसको लाने में ज्यादा कष्ट होगा कि इसको लाने में? तो जब आप इसको ला रहे थे कहीं से उठा के, तो अकेला ये अपोज कर रहा था, लेकिन जब आप इसको लाके लेके आ रहे थे, इसको लेके आ रहे थे यहां तक, तो 2 पहले से चार्ज है उसके फील्ड में आपने लाया है, तो इसको लाने में ज्यादा वर्क होगा। हाँ, तो जब मैं इसको लाया तो इसको लाने में ये भी अपोज करेगा, इसके पेयर की वजह से एक एनर्जी आएगा, इसके पेयर की वजह से एक एनर्जी आएगा, तो इसको लाने में U1 हो गया, इसको लाने में U2 क्या लिखोगे सर? 2k क्यू स्क्वायर बाई एल, सिंपल सी बात है, एक एल के साथ इसके साथ, एक एल के साथ इसके साथ, तो ये हो गया। टोटल पोटेंशियल एनर्जी बताओ सर? 3k क्यू स्क्वायर बाई एल। अब जाके देख ले, ग्रेविटेशन में जब तूने पढ़ा था तो तूने बस इतना पढ़ा होगा, m अगर एल डिस्टेंस पे है तो 2 का पेयर बनाएंगे, एक पेयर इसका, एक पेयर इसका और एक पेयर इसका, 3 चार्ज का पेयर हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स होता है n इंटू n माइनस 1/2। n है नंबर ऑफ मास या नंबर ऑफ चार्ज, अगर 3 है तो यहां पे 3 रखोगे, 3 इंटू 3 माइनस 1/2, 3 में से 1 जाएगा, 2 से 2 कटेगा, टोटल टर्म्स 3 आएंगे। तो कितने चार्ज हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, पेयर तो 2 का बनेगा, पेयर तो 2 का बनेगा। और क्यों पेयर 2 का बनेगा? क्योंकि फॉर्मूला हमेशा एक के फील्ड में ही निकालते हैं, ठीक है। तो अब मैं तो फील कराने के लिए बताया था,
इक्विलैटरल ट्रायंगल पे बन गया ये सिस्टम। हाँ सर, आओ पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे सर, ऐसे हम रटे थे, एक इस और इस चार्ज का पेयर, 2 पेयर और ये 3 पेयर, तो 3 इंटू के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाई एल आंसर आ गया। याद करो। हिलाया कि नहीं आया? बोल अब चाहे अब सवाल कर, अब कर ना, अब फॉर्मूला रट के कर, नंबर ऑफ टर्म्स बता दिया। अब मान ले एक एम मास है, यहां पर ए डिस्टेंस पर एम मास है, और यहां से ए डिस्टेंस पर एक एम मास है, रगड़ दे, साला सवाल का गर्दा उड़ा देगा तू। सर तो 3 टर्म्स होंगे, एक पेयर ए पर, दूसरा पेयर ए पर, और तीसरा पेयर इसका और इसका 2a पर। बता पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? सर मास क्यों रख रहे हो, चार्ज रखो। हाँ थोड़ा सा भावुक हो गया मैं, रख देना, रख दे। इस ये जो सवाल है और ये सवाल सेम ही है, ये सेम ही सवाल है। ए डिस्टेंस पर, ए डिस्टेंस पर बता क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका और इसका लिखेगा के क्यू 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 स्क्वायर बाई ए, प्लस इसका और इसका लिखेगा के क्यू स्क्वायर बाई ए, प्लस इसका और इसका लिखेगा तो के क्यू इंटू क्यू 2a डिस्टेंस पे, के क्यू स्क्वायर बाई 2a ले। क्या 3 पार्टिकल है? हाँ सर, 3 पेयर बनेंगे, एक पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। बोलो बता, इधर देख, क्यू 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 क्यू। अब ये हो गया थोड़ा एडवांस लेवल सवाल। कितने टर्म्स बनेंगे? 4 पार्टिकल हैं, 4 चार्ज है, देख 4 चार्ज है, बता कितने टर्म बनेंगे? कर पाएगा कभी? कर पाएगा इस जन्म में? बता। पर ये तो भारी हो गया, तू कर लेगा बेटा, तू कर लेगा। ये ए डिस्टेंस, अरे यार पगला आदमी हूं मैं यार, टाइम टाइम टाइम। ए डिस्टेंस, ये ए डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ले। कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? तो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला बता दिया, नंबर ऑफ टर्म्स होता है n इंटू एन माइनस 1 बाई 2। ये एक शॉर्ट ट्रिक है याद रखने का। वेरीफाई कर ले कि पेयर कितने बनेंगे, 6 पेयर बनेंगे। अब बना, खेल, खेलेगा, खेलेगा, अलर्रा कर दूंगा। ये देख क्यू 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 एल डिस्टेंस है, बता होमवर्क है, कितने पेयर बनेंगे बता? 6 पेयर बनेंगे। आ है अगर पढ़ने की हिम्मत तो पढ़, क्यूब है। मैं 11th में सवाल कराता हूं जो मेरे से पढ़े होंगे, बाकी आपने किए हैं कि नहीं किएंगे आप बताएंगे। क्यूब है, क्यूब के कॉर्नर कितने होते हैं सर? 8, 4 ऊपर और ये 8। मैंने 11th क्लास में सवाल कराया हुआ है मास रख के। अब बता इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? हवाबाजी नहीं, ओपी ओपी नहीं, पहनाया गया है तुम्हें टोपी। 28, साइड लेंथ एल, टर्म नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। 28, होमवर्क है। ओपी ओपी ओपी